अब हम एक 3 बिट अप डाउन ग्रे कोड काउंटर को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग PLDs। इससे पहले थर्ड सेमेस्टर में हम डिटेल में काउंटर की डिज़ाइनिंग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हम काउंटर की डिज़ाइनिंग में करते हैं, और मैं एक बार फिर इनको रिवाइज भी कर दूंगा साथ साथ, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए यहाँ पर हम अप ओब्लिक डाउन ग्रे कोड काउंटर को डिज़ाइन करके और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ ग्रे कोड पर खास तवज्जो रखिएगा क्योंकि ये बाइनरी काउंटर नहीं है, तो ग्रे कोड का जो सीक्वेंस है ये उसको फॉलो करेगा। बेसिकली एक काउंटर क्या होता है कि वो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम स्टेट डायग्राम उसको डिफाइन करते हैं। स्टेट डायग्राम क्या होती है कि जितनी भी सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स हैं एक कंप्यूटर की एक काउंटर की, उनको हम लिख लेते हैं। अब देखिए कि स्टेट ए यानी 000 से काउंटर शुरू हो रहा है, और अब केस के अंदर उसकी नेक्स्ट स्टेट होगी 001। अब स्टेट को हम y = 1 से शो कर रहे हैं। उसके बाद अगर काउंटर स्टेट बी में है तो उसका नेक्स्ट जो काउंटिंग साइकिल है उसकी स्टेट में फिर स्टेट सी होगी 011, और अगर वो स्टेट सी में है तो फिर उसकी नेक्स्ट स्टेट होगी 010। ये हम पढ़ रहे हैं कि जब आपका काउंटर अप काउंट कर रहा है। और अगर डाउन काउंटिंग हम करें तो अगर वो इनिशियल स्टेट पे है यानी जिसे हम स्टेट ए कह रहे हैं, तो फिर वो अपनी लास्ट स्टेट के ऊपर जाएगा जो कि स्टेट एच हम यहाँ पे इसको कह रहे हैं 100। तो ये स्टेट डायग्राम है कि जो भी सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स हैं उनको आपने एक ऑर्डर में लिख दिया, एक फ्लो में लिख दिया। उसके बाद सेकंड होती है नेक्स्ट स्टेट टेबल। नेक्स्ट स्टेट टेबल इसके नाम से जाहिर है कि इसमें एक कॉलम में आप प्रेजेंट स्टेट शो करते हैं, दूसरे कॉलम में नेक्स्ट स्टेट शो करते हैं। और चूंकि ये अप डाउन काउंटर है लिहाजा नेक्स्ट स्टेट के भी दो कॉलम्स होंगे, y = 0 डाउन के लिए और y = अप 1 ये अप स्टेट के लिए। प्रेजेंट स्टेट अगर 000 है तो डाउन काउंटिंग में नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 100, जो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट स्टेज है। और उसके बाद अप काउंटिंग में होगा तो फिर उसकी नेक्स्ट स्टेट होगी 001। अगर प्रेजेंट स्टेट 001 है तो फिर डाउन केस में उसकी नेक्स्ट स्टेट होगी 000, और अप केस में 011 एंड सो ऑन। तो आप इसको वेरीफाई कर लें। थर्ड स्टेप में हम ट्रांजिशन टेबल डिफाइन करते हैं, डेवलप करते हैं उस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप के लिए जिससे आप इस काउंटर को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये ट्रांजिशन टेबल डिपेंड करती है फ्लिप फ्लॉप की टाइप पे। इससे पहले हम जे के फ्लिप फ्लॉप के जरिए हमने ट्रांजिशन टेबल्स को डेवलप किया उनके लिए, और अब हम इस एग्जांपल में ट्रांजिशन टेबल फॉर अ डी फ्लिप फ्लॉप उसको डेवलप कर रहे हैं। तो आप जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए भी कर सकते हैं, डी के लिए भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि डी के लिए ये और सिंप्लीफाई हो जाती है। ट्रांजिशन टेबल बेसिकली क्या होती है, इसके नाम से जाहिर है कि जब फ्लिप फ्लॉप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में उसकी ट्रांजिशन होती है तो बिट्स चेंज होती हैं। जाहिर है कि नेक्स्ट जो बाइनरी नंबर है या ग्रे नंबर है उसमें बिट्स और होंगी और उससे प्रीवियस स्टेट में और होंगी। तो उसके मुताबिक फिर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को सामने रखकर देखते हैं कि प्रेजेंट स्टेट में और नेक्स्ट स्टेट में क्या फ़र्क है। ट्रांजिशन 0 से 0 में हो रही है, 0 से 1 में हो रही है, 1 से 0 में हो रही है, या 1 से 1 में हो रही है। तो हर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट के लिए हमें इस ट्रांजिशन टेबल को देखना पड़ता है, जैसे हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो इसमें बेसिकली यही 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं आउटपुट ट्रांजिशन की, कि अगर nth स्टेट में यानी आपका जो आउटपुट है वो 0 है तो नेक्स्ट स्टेट में 0 से 0 में जब वो जा रहा होगा तो उसकी लिए फ्लिप फ्लॉप की इनपुट क्या होनी चाहिए। तो 0 से 0 ट्रांजिशन के लिए डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। जाहिर है अगर आपने डी की वैल्यू 0 न रखी बल्कि 1 कर दी तो फिर क्या होगा, फिर तो स्टेट चेंज हो जाएगी, 0 से 0 में नहीं आएगा, फिर फ्लिप फ्लॉप वो तो 0 से 1 में चला जाएगा। इसी तरह से 0 से 1 ट्रांजिशन के लिए आपकी
डी इनपुट को लाजिमन 1 होना चाहिए, यानी जो आप इधर Qn+1 में चाहते हैं वही चीज़ आपकी रिपीट हो रही है फ्लिप फ्लॉप की इनपुट के लिए। 1 से 0 के लिए डी इनपुट को 0 होना चाहिए, 1 से 1 के लिए डी इनपुट को 1 होना चाहिए। इसको मैं यहाँ रोकता हूँ, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांजिशन टेबल को डेवलप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम के मैप्स को डिज़ाइन करते हैं। तो जितनी इनपुट्स आपकी होती हैं, जितने बिट का आपका काउंटर है, जैसे 3 बिट का काउंटर है, तो इसमें हर स्टेज में, हर फ्लिप फ्लॉप में एक डी इनपुट होगी। इस तरीके से D0, D1, D2, तो 3 इनपुट्स होंगी और हमें यहाँ 3 ही के मैप बनाने हैं। हर इनपुट के लिए एक के मैप बनेगा, D0 मैप, D1 मैप और D2 मैप। अच्छा, वैसे तो अगर 3 वेरिएबल्स हो तो आपको पता है कि हम 8 सेल का के मैप यूज़ करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ हम अप डाउन काउंटर को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हम कंट्रोल इनपुट, जिससे हम कंट्रोल करते हैं कि हमारा काउंटर अप सीक्वेंस में फॉरवर्ड होगा, मूव करेगा, या डाउन सीक्वेंस में वो मूव करेगा, तो उसको हम यहाँ y इनपुट से शो कर रहे हैं। और इस इनपुट को हम इस के मैप के एक वेरिएबल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए आप एक नज़र दोबारा डाल लें। ये देखिए यहाँ पे इस टेबल में अगर हमने डाउन काउंटिंग करनी है तो आपको पता है कि हमने यहाँ y0 उसके लिए रखा है, और अगर अप काउंटिंग करनी है तो y को 1 रखा है। तो हम इस y0 और y1 को भी, यानी बेसिकली इस y को हम एक के मैप के फोर्थ वेरिएबल के तौर पे यूज़ करेंगे। अच्छा, के मैप के अंदर कैसे वैल्यूज हम एंटर करते हैं, तो इसके सेल को हम प्रेजेंट स्टेट के सेल को पहले देखते हैं कि वो क्या है, और उसके बाद फिर जिस फ्लिप फ्लॉप की ट्रांजिशन हो रही है उसकी हम ट्रांजिशन टेबल में वैल्यू देखकर उस प्रेजेंट सेल के अंदर हम पुट करते हैं। मसलन आप यहाँ देखिए कि लेट्स assume that present state is 0 0 0 और हम डाउन काउंटिंग कर रहे हैं, तो ये फोर्थ वेरिएबल यानी y भी 0 है। तो इस तरह से 0 0 0 0 ये हमारी प्रेजेंट स्टेट है। तो यहाँ अगर आप देखें इस केस के अंदर, या चले हम पहले D2 के लिए देख लेते हैं, 0 0 0 0, तो ये सेल हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम क्या पुट करें, तो ये डिपेंड करता है कि हमारी ट्रांजिशन कहाँ हो रही है। अब D2 इनपुट की बात कर रहा हूँ, लिहाजा मुझे Q2 को देखना है, और डाउन काउंटिंग की हम बात कर रहे हैं। तो आप देखें कि प्रेजेंट स्टेट में Q2 0 है, और जब वो डाउन सीक्वेंस हमने उसको सेलेक्ट किया तो फिर नेक्स्ट स्टेट में Q2 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस तरह से अगर 0 से 1 ट्रांजिशन हो रही हो तो फिर D इनपुट क्या होती है, 1। तो यहाँ हमने 1 प्लेस कर दिया। मैं इसी को एक बार फिर दोहरा देता हूँ आपकी आसानी के लिए, और इस केस में अब हम D1 मैप में वैल्यू पुट करेंगे। तो D1 के लिए हम किसी वैल्यू को एज्यूम करते हैं, यहाँ पे आप यहाँ देखिए कि, और यहाँ हम अब केस में ले लेते हैं। तो D1 का मतलब ये है कि अब हम Q1 की ट्रांजिशन देखेंगे, और प्रेजेंट स्टेट को ही हम एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी कर ले। तो लेट्स एज्यूम 1 1 0 और ये अप के लिए 1, तो 1 1 1 0 और 1, ये हमारी प्रेजेंट स्टेट है। यहाँ आए 1 1 और 0 1, ये है 1 1 और ये है 0 1, ये सेल हमारा बनता है 1 1 0 1। इसके अंदर हमने वैल्यू को प्लेस करना है। अब देखिए यहाँ ट्रांजिशन जो हो रही है 1 1 0 1, ये लाइन है, और इसके अंदर Q1 की वैल्यू प्रेजेंट स्टेट में 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट के अंदर भी Q1 की वैल्यू 1 है, सेम रहती है। तो इसलिए अगर आप देखें कि 1 है और 1 है, तो हमें D की वैल्यू भी 1 चाहिए होती है। तो इस सेल में फिर हम क्या प्लेस करेंगे, 1 D1 के अंदर, सॉरी ये 1 1 1 0 1 के अंदर हमने 1 प्लेस किया है। तो ये आप इसको
इस तरह से जब तमाम वेरिएबल्स के लिए ये वैल्यूज में पुट करेंगे और फिर आप ग्रुप बनाएंगे, ग्रुपिंग आपको आनी चाहिए, रिवाइज कर लें। तो फिर आप जब ग्रुप बनाकर उनके लिए फिर हर ग्रुप के लिए एक प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं यहाँ पे। और प्रोडक्ट टर्म कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूँ आपको। मसलन ये कि ये देखिए कि ये 4 का एक ग्रुप बना हुआ है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल हैं जो हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम वो वेरिएबल ड्रॉप कर सकते हैं जिनकी वैल्यू उनकी वेरिएबल की भी इस ग्रुप में मौजूद है और उनके कम्प्लीमेंट्स में मौजूद है, उनको हम यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। मतलब यहाँ देखिए आप कि Q1 की वैल्यू 1 भी आ गई है इस ग्रुप में, ये जो ग्रुप है, और Q1 की वैल्यू 0 भी आ गई है, तो हम Q1 को ड्रॉप कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ अगर आप देखिए इस केस के अंदर y की वैल्यू 0 भी है 1 भी है, और तो हम इसको भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरह इस ग्रुप की वैल्यू जो बनती है वो Q0 Q2 बनती है। इसी तरह से आप तमाम वैल्यूज़ को यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद जब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बनेगा, बल्कि इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ आप बूलियन एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं डी इनपुट्स के लिए, और ये कैसे लिख रहे हैं, जो आपने पहले के मैप के जरिए प्रोडक्ट टर्म्स निकाली हैं उन्हीं को अब आप सम ऑफ प्रोडक्ट की शक्ल में यहाँ लिख रहे हैं। तो डी नॉट के लिए जो 4 वैल्यूज थी इनको हमने यहाँ सम करके लिखा, D1 के लिए 3 वैल्यूज थी और D2 के लिए 3 वैल्यूज थी, 3 प्रोडक्ट टर्म्स थी। तो ये इनके एक्सप्रेशंस बन गए हैं इनपुट्स के। अब हमने क्या करना है कि इन एक्सप्रेशंस को सामने रखकर इसके लिए लॉजिक डायग्राम बनानी है। यानी आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि प्रोडक्ट टर्म्स को आपने एंड गेट के जरिए इम्प्लीमेंट करना है, और जहाँ सम हो रहा है इनका वहाँ आपने एक और गेट यूज़ करना है। और कितने फ्लिप फ्लॉप इसमें यूज़ हो रहे हैं तो आपको पता है 3 बिट है, तो इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ होंगे। तो ये बहुत आसान सा है काम, लेकिन फिर भी इसको देख लें। ये इसको डेवलप किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है इसकी लॉजिक डायग्राम को। अभी हमने PLDs के जरिए इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये तो सिर्फ एक डिज़ाइनिंग को हमने रिवाइज किया है। तो यहाँ वही है कि एक एक एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन ये डी नॉट के लिए था, तो वो और गेट है, ये एंड गेट है। इनकी इनपुट्स को उसी तरह जो इनकी एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ निकली हैं उसी तरह हमने कनेक्ट किया है। और उसके बाद फिर ये फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 इसकी डी इनपुट के साथ डी नॉट को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद D1 की एक्सप्रेशन को यहाँ इम्प्लीमेंट किया और उसकी फिर आउटपुट को इस डी इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया इसे। एंड नेक्स्ट we have implemented the D2 output. We have connected D2 output to the input of Q2 flip flop, और इनके जो अप डाउन के कनेक्शंस हैं वो भी उसी तरह एक्सप्रेशंस के मुताबिक हुए हैं। तो ये बहुत आसान है, बाकी आपने क्लॉक दे दिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये होगा कि हम काउंटर को इम्प्लीमेंट करेंगे एबेल इक्वेशंस को यूज़ करते हुए। तो 3 तरीके हम पढ़ेंगे कि हम इक्वेशन, जैसे हमने पहले भी बल्कि पढ़ा है कि इक्वेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं, हम ट्रुथ टेबल को भी यूज़ कर सकते हैं, हम स्टेट डायग्राम को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इन तीनों मेथड्स को देखते हैं कि कैसे यूज़ किया जा सकता है। So develop an Abel input file using the logic equation format to implement the 3-bit up-down gray code counter. ग्रे कोड काउंटर की ये इक्वेशन मौजूद हैं, इनको सामने रखकर आपने एबेल के फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहले उसी तरह आपने मॉड्यूल और टाइटल डिफाइन किया, उसके बाद फिर डिवाइस को डिक्लेयर किया, पिन को डिक्लेयर किया, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद अब ये हैं लॉजिक इक्वेशन जो आपने लिखी है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल उसी तरह जैसे डी नॉट के लिए है। तो ये एक्सप्रेशन है, इसको आपने एबेल के फॉर्मेट में लिख दिया है। मसलन ये Q2 Q1 Y है, तो ये Q2 Q1 Y एंड हो रहा है, और उसके बाद फिर प्लस का साइन यानी और ऑपरेशन है, और के बाद फिर Y Q1 बार Q2 बार है, तो Y Q1 बार और Q2 बार एंड सो ऑन। यहाँ आप देखें कि इक्वेशन में तो हमने D0 D1 D2 लिखा था, लेकिन यहाँ हम Q0 Q1 Q2 लिख रहे हैं। तो ये लॉजिकली एक ही बात है, क्योंकि जो भी आप D0 D1 D2 को वैल्यूज देंगे वो क्लॉक पल्स के बाद Q0 Q1 और Q2 में आ जाएगी। तो
इसलिए इसको इस तरह लिख दिया गया है। आगे फिर वो दो स्टेटमेंट्स हैं कि क्लॉक को डायरेक्ट Q1 Q1 Q0 Q1 Q2, ये विदाउट क्लॉक तो कोई वैल्यूज एज्यूम नहीं करेंगी। इसी तरह से ये AR यानी एसिंक्रोनस रीसेट को शो कर रहा है ये क्लियर की, ये स्टेटमेंट लिखते हैं। उसके बाद ये टेस्ट वेक्टर्स है। टेस्ट वेक्टर्स आप जानते हैं क्या होते हैं कि उसमें हम चेक करते हैं लॉजिक को। तो इसमें देखिए यहाँ पर पहले क्लॉक है, उसके बाद फिर ये क्लियर है, उसके बाद फिर ये वाई, और वाई से मुराद यहाँ क्या है कि अप काउंटिंग है तो हम 1 यूज़ करते हैं वाई में, और डाउन काउंटिंग है तो 0 यूज़ करते हैं। तो पहली इसकी जो एंट्री है इसमें देखिए क्लॉक है, गुड। क्लियर को चूँकि आपने एक्टिव कर दिया यहाँ 0 कर दे के, तो अब वाई कुछ भी हो डोंट केयर, आपकी आउटपुट चेंज नहीं हो सकती, लिहाजा वो 0 ही रहेगी। Q0 0 है, Q1 0 है, Q2 0 है। नेक्स्ट में आपने क्लॉक दे दिया है, क्लियर को डिसेबल कर दिया है और वाई को 0 रखा है। तो 0 का मतलब डाउन काउंटिंग। तो डाउन काउंटिंग में जो ग्रे का सीक्वेंस अभी आपने स्टेट डायग्राम और नेक्स्ट स्टेट टेबल के अंदर देखा है उसके मुताबिक जो वैल्यूज होंगी Q1 Q0 Q1 Q2 की वो 0 0 1 होंगी। तो ये उसी तरह टेबल के मुताबिक हम चेक कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट पे फिर काउंटर आपका डाउन स्टेट में है, तो फिर उससे नेक्स्ट स्टेट में जो डाउन की आती है वो हमने यहाँ लिख दी एंड सो ऑन। यहाँ अगर आप देखें तो अब y की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है अप काउंटिंग करनी है। तो फिर 0 0 के बाद जो नेक्स्ट अप काउंटिंग की वैल्यू होती है वो 0 0 1 होती है, तो वो यहाँ आ गई है। इसी तरह से फिर अप काउंटिंग है तो 0 0 1 प्रेजेंट स्टेट की जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो 0 1 1 है, वो हमने यहाँ लिख दी है। अब हमें इसी काउंटर को इम्प्लीमेंट करना है एबल ट्रुथ टेबल के जरिए। अभी हमने इक्वेशंस एबल फॉर्मेट में लिखी थी, अब हम एक ट्रुथ टेबल को एबल फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये सारा हिस्सा इसका वही है, मॉड्यूल टाइटल डिवाइस डिक्लेरेशन पिन डिक्लेरेशन, और उसके बाद फिर इक्वेशन में हमने सिर्फ अभी ये दो लिखी हैं, क्लॉक और एसिंक्रोनस रीसेट। अब ये ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल में आपको पता है कि एक तरफ इनपुट्स होती हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और उसके बाद फिर आउटपुट्स होती हैं। तो पहली एंट्री में देखिए कि क्लियर एक्टिव है, तो यहाँ डोंट केयर आपकी आउटपुट 0 ही होंगी। सेकंड एंट्री में आप देखें तो क्लियर को डिसेबल कर दिया गया है, और वाई किस मोड में है, डाउन काउंटिंग के मोड में है, 0 है। तो आपकी प्रेजेंट स्टेट अगर 0 0 0 है तो और डाउन मोड यहाँ पर मौजूद है, तो फिर आपकी जो आउटपुट होगी वो 1 0 0 हो जाएगी, यानी 0 0 1। इसी तरह से ये डाउन काउंटिंग में है, y 0 है, और अब आपकी प्रेजेंट स्टेट 0 0 1 हो गई है, तो फिर नेक्स्ट इसकी स्टेट जो होगी वो 1 0 1 होगी एंड सो ऑन। तो सिंपल वही साइकिल है बेसिकली। उसके बाद जब y को आपने 1 किया, इसका मतलब ये है कि अब हम अप काउंटिंग कर रहे हैं। तो y 1 है और प्रेजेंट स्टेट 0 0 0 है, तो आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, यानी आउटपुट होगी 0 0 1। और अगर 0 0 1 आपकी प्रेजेंट स्टेट है और फिर आपने अप काउंटिंग करनी है, तो फिर आउटपुट क्या होगी, 1 1 0 एंड सो ऑन। तो ये बिल्कुल वही स्टेट डायग्राम के मुताबिक या नेक्स्ट स्टेट टेबल के मुताबिक आपने किया है। इसके बाद आप ये देखिए कि आपको कहा गया है कि इम्प्लीमेंट द काउंटर विद एन एबल स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम वही है जो हम पहले देख चुके हैं कि उसमें आप स्टेट्स की शक्ल में सीक्वेंस को लिख देते हैं। तो इस स्टेट डायग्राम को जब हम यूज करेंगे तो फिर आपने इफ देन एल्स स्टेटमेंट को यूज करना है। और ये क्या फॉर्मेट है कि इफ y देन b एल्स h, यानी y से मुराद ये कि y अगर 1 है यानी अप काउंटिंग सीक्वेंस है, तो फिर आपने b में जाना है। स्टेट a की अगर हम बात करें कि प्रेजेंट स्टेट a है, तो फिर उसके लिए सीक्वेंस ये होगा कि इफ y देन b एल्स h। तो अगर y 1 हो तो आपने फिर अप काउंटिंग करनी है, यानी स्टेट b में आ जाना है, वरना फिर स्टेट h में चले जाना है। तो ये बेसिकली जो स्टेट्स थी जो हमने पहले स्टेट डायग्राम में देखी, उन्हें हम कह रहे हैं A B C D E F G H। तो अगर हम स्टेट A पर खड़े हों तो अप काउंटिंग के लिए स्टेट आती है, नेक्स्ट स्टेट B आती है, और अगर हम डाउन काउंटिंग कर रहे हो तो फिर नेक्स्ट स्टेट जो है वो H आती है। तो ये बहुत आसान सी बात है, इसको मैं यहाँ हम फिर देखते हैं। जी, अब हम ये देखते हैं कि एबल के अंदर स्टेट्स को किस तरह प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है। First, the variable Q state is defined,
as the set of q outputs which are the states of the flip flops. ये q state variable है and it is followed by the name and values for each of the 8 states. तो ये 8 states हैं a to h और इनकी values 000 है a के लिए, b के लिए 100 and so on. इस एग्जांपल में how to develop an able input file using the state diagram format to implement the 3-bit up down gray code counter. ये इसका हिस्सा सेम है, मॉड्यूल टाइटल डिवाइस डिक्लेरेशन पिन डिक्लेरेशन. जो उसके बाद असल इसका हिस्सा है वो ये है कि हमने स्टेट्स को डिफाइन किया. तो इसी तरह से ये ए टू एच हमने स्टेट्स को यहाँ डिफाइन किया है. उसके बाद फिर ये क्लॉक और क्लियर को डिफाइन किया है, ये लिखा है वेरिएबल के अंदर. और फिर इसमें ये स्टेट्स के लिए हमने लॉजिक बनाई है. इधर स्टेट ए पे है, अगर आप प्रेजेंट स्टेट ए है then if y then b else h, यानी अगर आप y means y is equal to 1, that is we are going in up sequence. तो उसमें फिर आपने अगर स्टेट ए पर प्रेजेंट स्टेट पे हैं तो फिर आपकी नेक्स्ट स्टेट बी होगी, और एल्स यानी आप डाउन काउंटिंग कर रहे हैं तो फिर आपको एच स्टेट में जाना है. इसी तरह से स्टेट बी पर हैं तो फिर आप अगर अप काउंटिंग कर रहे हैं तो आप स्टेट सी में जाएंगे, और अगर आप डाउन काउंटिंग कर रहे हैं तो फिर स्टेट ए में जाएंगे एंड सो ऑन. इसके बाद एक चीज़ और यूज़ की जा सकती है, लेकिन उसकी लिमिटेशन है कि वो सिर्फ अप काउंटर या सिर्फ डाउन काउंटर में यूज होगी. क्यों? बिकॉज इफ अ काउंटर गोज टू ओनली वन नेक्स्ट स्टेट फ्रॉम अ गिवन प्रेजेंट स्टेट देन अ गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड. और इसमें हमने उसी तरह स्टेट्स को डिफाइन किया और उसके बाद ये देखिए इम्प्लीमेंट किया है गो टू स्टेटमेंट को. अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट ए है तो फिर आप गो टू बी, गो टू यूज़ करके आप नेक्स्ट स्टेट में जा सकते हैं. अगर आप स्टेट बी पे हैं फिर गो टू यूज़ कीजिए, सी पर चले जाए. अगर आप एच पे हैं तो फिर गो टू स्टेटमेंट यूज़ करके आप ए पर चले जाएँ. यहाँ आई मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं है यहाँ यूज़ करने की, ये गलती से यहाँ स्टेट आई आ गई है. इस तरह से आपने जिस स्टेट पर भी हैं आप उससे नेक्स्ट स्टेट में जा सकते हैं, लेकिन इसमें हम इफ देन एल्स की तरह कंडीशन को सामने रखकर और फिर दो में से एक स्टेट्स पर नहीं जा सकते. कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो इफ देन एल्स है, गो टू स्टेटमेंट में तो बस हमें एक स्टेट पे चले जाना है.